क्या ईवीएम हैकिंग संभव है? ईवीएम की बहस में अभी तक चुनाव हारने वाले दल ही सवाल उठाते आए हैं, लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद यह पहला मौका था जब जीतने वाले दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही तमाम लोग चुनाव से ठीक पहले ही ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वास्तव में ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं को जानने से पहले आइए इसका इतिहास जानें। पहले और दूसरे लोकसभा चुनावों में बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की व्यवस्था नहीं थी। तब हर एक उम्मीदवार के लिए अलग अलग रंग का बॉक्स होता था जिस पर उनका अपना चुनाव चिन्ह छपा होता था। तीसरे लोकसभा चुनाव से अपने पसंदीदा उम्मीदवार पर मोहर लगाने की व्यवस्था आई, लेकिन बैलेट पेपर से होने वाले चुनावों की मतगणना में बहुत समय लगता था। इतना ही नहीं, उस दौर में बूथ कैप्चरिंग के कारण फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुश्किल से ही हो पाते थे। परिणाम स्वरूप इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने तकनीक के उपयोग से चुनाव कराने का विचार किया और इस तरह 19 मई 1982 को इंदिरा गांधी के समय केरल की एक विधानसभा सीट के लिए पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए। चुनाव आयोग की इस पहल पर राजीव गांधी सरकार ने दिसंबर 1988 में अपनी मोहर लगाई। इसके बाद जनवरी 1990 में चुनाव सुधार पर बनी दिनेश गोस्वामी कमेटी के सुझाव पर ईवीएम का एक्सपर्ट कमेटी द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया। कमेटी ने पाया कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। नवंबर 1998 के बाद हुए सभी उपचुनावों में ईवीएम का प्रयोग होने लगा और साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद इसका पूरी तरह उपयोग होने लगा। आइए इसका तकनीकी पक्ष जान लेते हैं। ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह मशीनें अपने आप में स्टैंड अलोन मशीन है, अर्थात अपने आप में पूरी है, जैसे कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि। यह किसी भी बाहरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं की जा सकती। इसमें से कोई भी रेडियो तरंगें प्रयोग नहीं की जाती हैं, यानी ब्लूटूथ या वाईफाई जैसी वायरलेस कनेक्टिविटी से इसे नहीं जोड़ा जा सकता। यह मशीन अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसका माइक्रो प्रोसेसर वन टाइम प्रोग्राम के आधार पर बना है, अर्थात इसमें कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की सकती। यदि कोई बाहरी कोशिश की भी जाती है तो मशीन काम करना बंद कर देती है। इसकी कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ इसके निर्माताओं को पता होती है। ईवीएम पर जब भी संदेह किया गया तब चुनाव आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इस संदेह को दूर किया है। सबसे ताजा मामले में चुनाव आयोग ने जून 2017 में हैकाथन आयोजित की और उन लोगों को आमंत्रित किया जो ईवीएम हैक होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन आश्चर्य देखिए, अखबारों में लेख लिखने वाले, टीवी में बहस करने वाले और सोशल मीडिया में अफवाह उड़ाने वाले इन लोगों में से किसी ने आयोग की चुनौती स्वीकार नहीं की। इसके बाद बोला गया कि ईवीएम के मदरबोर्ड को बदलकर इसे हैक किया जा सकता है। यह हास्यास्पद तर्क ठीक वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को चोरी करने के लिए उसके पूरे के पूरे इंजन को बदलना। यह असंभव है। तकनीकी पक्षों के बाद अब हम इसके प्रशासनिक पक्ष को देखते हैं। चुनाव आयोग जिस राज्य में चुनाव होने हैं उसके जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी डीईओस को ईवीएम जारी करता है। इसके बाद इन मशीनों की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी में पहली टेस्टिंग होती है, जिसे फर्स्ट लेवल चेकिंग कहा जाता है। यह एफएलसी मशीन की निर्माताओं बीईएल और ईसीआईएल द्वारा की जाती है। फिर जांच के बाद इन मशीनों को 24 घंटे की निगरानी के वाले स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। इस चरण में ईवीएम हैक करने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद मशीनों का रैंडमली चुनाव किया जाता है, यानी कौन सी ईवीएम किस क्षेत्र में जाएगी इसका पता किसी को नहीं होता। इसके बाद इसमें उम्मीदवारों का नाम और क्रम उनकी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तय होता है। दूसरे रैंडमाइजेशन के तक किसी को पता नहीं होता कि कौन सी ईवीएम
किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी। अंतिम और तीसरे रैंडमाइजेशन तक यह पता नहीं होता कि किस ईवीएम के साथ कौन सी पोलिंग टीम जाएगी और एक टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इसका निर्णय मतदान की एक दिन पहले जिला मुख्यालय में होता है। एक पोलिंग टीम में सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर औसतन 7 से 8 व्यक्ति होते हैं। यह संख्या कहीं कहीं बढ़ भी जाती है। ये व्यक्ति समाज के अलग अलग वर्गों, जातियों या धर्मों के हो सकते हैं। ईवीएम हैक करने के लिए इतने लोग सहमत हो जाएं, यह संभव नहीं। पोलिंग स्टेशन पर यह टीम मतदान की एक दिन पहले पहुंचती है और अगले दिन मतदान से ठीक पहले उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंट के सामने ईवीएम की अंतिम टेस्टिंग और मॉक पोलिंग होती है। मतदान बाद उम्मीदवारों के एजेंट के सामने ही मशीन को बंद किया जाता है, जिसमें मतों का मिलान फॉर्म 17A और C से भी किया जाता है। इसके अनुसार जितने मत मशीन में दर्ज होते हैं, ठीक उतने ही फॉर्म्स में दर्ज किए जाते हैं। उसी दिन मशीनें आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला मुख्यालय पर स्ट्रांग रूम में जमा कर दी जाती हैं। इसकी निगरानी 2 स्तरीय सुरक्षा और सीसीटीवी में होती है। उम्मीदवार स्वयं अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकते हैं। मतगणना के दिन ईवीएम कैमरे की निगरानी में ही खोली जाती हैं और हर ईवीएम में वोटों की गिनती का मिलान फिर से फॉर्म 17A और C से उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की उपस्थिति में किया जाता है। अब देखते हैं कि किस स्तर पर ईवीएम को हैक किया जा सकता है। फर्स्ट लेवल चेकिंग के स्तर पर नहीं, मतदान के ठीक पहले वाले दिन नहीं, मतदान वाले दिन नहीं, स्ट्रांग रूम में नहीं, मतगणना वाले दिन नहीं। फिर किस समय ईवीएम की हैकिंग की जा सकती है? किसी भी स्तर पर नहीं, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी जी ने अपनी किताब एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन में लिखा है कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट की निगरानी में ईवीएम द्वारा डाले गए प्रत्येक मत की पहचान भी की जा सकती है और ऐसा एक बार हो भी चुका है। आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हों, ईवीएम पर संदेह को हवा मत दीजिए। इस पर सवाल खड़े करना आसान है, लेकिन परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। जाति, धर्म, भाषा या अन्य किसी दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग चुनाव और लोकतंत्र पर अविश्वास कर सशक्त विद्रोह कर सकते हैं। तो गैर जिम्मेदाराना सवाल या बयानबाजी करने से बचिए। ईवीएम पर भरोसा रखिए, यह सुरक्षित है। मैं अमित भारतीय, अपवर्ड के लिए।